1947 के आगाज से बड़े सगीर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर था। गवर्नर जनरल लॉर्ड व्यूल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को मुकर्रर किया गया ताकि आज़ादी की मुंतकली का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो सके। बरतानिया थक चुका था, दूसरी जंग अज़ीम के बाद इक़्तिसादी और सियासी तौर पर कमज़ोर हो चुका था और हिंदुस्तान को मज़ीद काबू में रखना मुमकिन नहीं रहा था। मार्च 1947 में जब माउंटबेटन हिंदुस्तान पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी सरजमीन मिली जो फ़िरका वाराना फसादात, सियासी अदम एतमाद और क़यादत की कशमकश में जलसी हुई थी। कांग्रेस हिंदू अक्सरियत के एक मुतहदा हिंदुस्तान के हक़ में थे। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक अलग ममलिकत पाकिस्तान पर इसरार कर रहे थे। बरतानवी हुकाम समझ चुके थे कि अगर फौरी फैसला न किया गया तो खून खराबा नागीज़ है। माउंटबेटन ने फैसला किया कि उन्हें किसी लंबे आईने फार्मूले की बजाय फौरी और सख्त हल पेश करना होगा। माउंटबेटन ने सबसे पहले महात्मा गांधी से मुलाकात की। गांधी अब भी उस बात पर कायम थे कि बड़े सगीर को मुत्तहदा रहना चाहिए, लेकिन वो देख रहे थे कि हालात काबू से बाहर हैं। गांधी ने माउंटबेटन से कहा, मैं मुसलमानों को मना लूँगा मगर आप खून खराबा ना होने दें। लेकिन माउंटबेटन जानते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान खलीज इतनी गहरी हो चुकी है कि उसको पाटना आसान नहीं। जिन्ना ने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटे रहने का फैसला किया। वो समझते थे कि अगर वो ज़रा भी नरम हुए तो मुसलमानों के लिए अलग रियासत का ख्वाब ख़त्म हो जाएगा। उनकी हुकूमत अमली थी कि हर सियासी मौका पर पाकिस्तान के मुतालिक को उस हद तक बढ़ा दिया जाए बरतानिया और कांग्रेस को उसे मानने के सिवा कोई चारा न रहे। उसी दौरान पंजाब, बंगाल और दीगर इलाकों में हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़ गए। अमृतसर, लाहौर और कलकत्ता में भी फसादात हज़ारों जानें ले ली। ट्रेन लाशों से भरी हुई आती थी। एक शहर से दूसरे शहर जाने का मतलब अक्सर मौत का सफ़र बन चुका था। ये खुनेरजी माउंटबेटन पर दबाव डाल रही थी कि जल्द फैसला करें। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 के बजाय अगस्त 1947 की तारीख तय करने का इरादा किया, यानी आज़ादी एक साल पहले दी जाए। ये फैसला चौंका देने वाला था क्योंकि इतनी बड़ी सुल्तनत को चंद महीनों में तकसीम करना गैर मामूली चैलेंज था। इंतज़ामी, फ़ौजी और मुआशी ढांचे को अलग करने के लिए वक्त बहुत कम था। सरहदों का तायन भी अभी बाकी था। माउंटबेटन ने तमाम बड़े बड़े रहनुमाओं को बुलाकर कहा, आपके पास चंद हफ्ते हैं, या तो एक मुआहदा करें या खून की नदियों के लिए तैयार रहें। ये अल्फाज हकीकत में एक अल्टीमेटम थे। उस लम्हे सबको अंदाज़ा हो गया कि बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा फैसला अब फ़ौरन होने वाला है। द रिवर्स ऑफ ब्लड। ये बाब तकसीम हद के उस स्याह तरीन पहलू को बयान करता है जिसने लाखों घरों को जाड़ दिया और जिसने बड़े सगीर की गलियों को खून से रंग दिया। लॉरेंस और लापेर यहाँ एक तलख हकीकत बयान करते हैं कि जब आज़ादी के जश्न की गूंज उठ रही थी उस वक्त कई इलाकों में इंसानियत का जनाजा निकल रहा था। पंजाब जो तकसीम से पहले तक गाँव, खेतों और मुश्तरका सकाफत का गढ़ था, अचानक एक मैदान जंग में बदल गया। मसनफ़ लिखते हैं, पंजाब का हर कस्बा और हर गाँव या तो जलाया जा रहा था या तो लाशों से भरा हुआ था। ट्रेनें जो कभी मोहब्बत और तजारत का ज़रिया थीं अब खून से भरी हुई ट्रेनें कहलाती थी। अक्सर ट्रेनें अपनी मंजिल पर पहुंचती थी तो उनमें जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ लाशें होती थी। तकसीम की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत शुरू हुई। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी ज़मीन, घर और सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। मुसलमान मशरक़ी पंजाब से मगरिब की तरफ और हिंदू और सिख मगरबी पंजाब से मशरक़ की तरफ जा रहे थे। मसनफ़ एक दिल दहलाने वाला मंजर बयान करते हैं। एक काफ़िले में औरतें अपने बच्चों की लाशें उठाए चल रही थीं और मर्द ज़ख्मी बुजुर्गों को कंधों पर उठाए हुए थे। इंसान के अंदर जब नफ़रत और इंतकाम का जहर भर जाए तो वो हैवानियत की उस सतह पर आ जाता है जहाँ इंसानियत मर जाती है। पंजाब में दोनों तरफ से कत्ल व गारत का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो वक्त था जब एक मज़हब का आदमी दूसरे मज़हब के आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर रहा था कि वो मुख्तलिफ मज़हब का है। ये बाब ख़ास तौर पर उस दर्दनाक पहलू को नहीं छुपाता कि औरतें सबसे ज़्यादा निशाना बने। हज़ारों ख़वातीन को अगवा किया गया, इज्तिमाई ज़्यादतियों का निशाना बनाया गया और बहुत सी औरतों ने इज़्ज़त बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाकर जान दे दी। मसनफ़ एक गांव का जिक्र करते हैं जहां 100 से ज़्यादा औरतों ने एक साथ कुएं में कूदकर जान दी ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे। जब पूरा पंजाब जल रहा था, गांधी दिल्ली में थे। वो रोज़ाना सड़कों पर निकलकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान अमन की अपील कर रहे थे। गांधी का कौल यहाँ शामिल है, आज़ादी का क्या फ़ायदा अगर हम एक दूसरे को ज़िबा करके अपनी ज़मीन खून से सुर्ख कर दें। लॉरेंस और लापेर वाज़ेह करते हैं कि बरतानवी हुकूमत उस खून ज़ेरी
को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। उन्होंने ना कोई मौसर फौजी बंदोबस्त किया, ना ही लोगों को महफूज हिजरत के लिए मंसूबा बनाया। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग कत्ल हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। अंदाज़न 5 से 10 लाख लोग उस कत्ल गारत में मारे गए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। हज़ारों गांव और बस्तियां मुकम्मल तौर पर मिटा दी गईं। ये बाब हमें याद दिलाता है कि आज़ादी के जश्न के साथ साथ उसके साए में कितनी खौफनाक कीमत अदा की गई। आज़ादी का सूरज उगेगा ज़रूर, मगर उससे पहले रोशन खून में भीगी हुई थी। महात्मा गांधी का आखिरी मार्च। ये बाब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इंतहाई हसास और जज्बाती लम्हात को बयान करता है, जब मुल्क एक तरफ आज़ादी की खुशी में झूम रहा था और दूसरी तरफ फ़िरका वाराना तशद्दुद की आग में जल रहा था। और उस माहौल में महात्मा गांधी की ज़िंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक सफ़र शुरू होता है। 1947 में आज़ादी हासिल होते ही पूरी मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात की एक ऐसी लहर उठी कि लाखों लोग मारे गए। गांधी जी के ख्वाब का हिंदुस्तान मोहब्बत, भाईचारे और अदम तशद्दुद पर मबनी था, लेकिन हकीकत में हर तरफ खून बह रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम के बाद करोड़ों लोग अपनी जन्म भूमि को छोड़कर हिजरत पर मजबूर हुए। सड़कों पर लाशें, घरों में आग, औरतों की असमत, ये सब गांधी के दिल को चीर रहा था। गांधी जी ने दिल्ली में क़याम किया क्योंकि दिल्ली फ़िरका वाराना फसादात का मरकज़ बन चुकी थी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिल्ली की गलियां जो कभी मोहब्बत और सकाफत की अलामत थी, अब नफ़रत का गढ़ बन गई थी। गांधी का मकसद एक ही था, दोनों कौमों के दरमियान अमन कायम करना। वो मस्जिदों में जाकर मुसलमानों को हौसला देते, हिंदू मंदिरों में जाकर भाईचारे का पैगाम सुनाते। जब दिल्ली में हालात बिगड़ गए तो गांधी ने ऐलान किया कि वो मरने तक का रोज़ा रखेंगे, जब तक कि दोनों बिरादरियों के रहनुमा इस बात पर मुत्फिक न हो जाएं कि वो अमन कायम करेंगे। उनका रोज़ा सिर्फ जिस्मानी भूख मिटाने से इनकार नहीं था, बल्कि एक रूहानी एहतजाज था। लोग गांधी के कमज़ोर जिस्म को देखकर रोने लगे। ये रोज़ा दिल्ली के फसादियों के लिए एक रोज़ेदार पैगाम बन गया था। उस वक्त हुकूमत के लिए भी ये एक कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ गांधी की मकबूलियत, दूसरी तरफ सियासी दबाव। वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर सरदार पटेल भी गांधी के उस इक़दाम से मुतासिर हुए और आखिरकार दिल्ली के तमाम मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने गांधी के सामने वादा किया कि वो अमन कायम रखेंगे। गांधी ने तब जाकर अपना रोज़ा तोड़ा। ये बाब उस बात पर ख़त्म होता है कि गांधी जानते थे कि उनका वक्त करीब आ गया है। वो अमन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे। उनके दिल में एक ही आरज़ू थी कि हिंदुस्तान में मोहब्बत और अमन का चिराग हमेशा जलता रहे। लेकिन तारीख ने कुछ और तय करके रखा था, क्योंकि जल्द ही गांधी का सामना एक ऐसे शख्स से होने वाला था जो उनके नज़रिए को मुल्क की तबाही समझता था। ये बाब एक जज्बाती और तारीखी पुल को बयान करता है, जहाँ एक शख्स सिर्फ अपने ईमान और इखलाकी ताकत से एक पूरे शहर की नफ़रत को रोकने की कोशिश करता है। गांधी की ये कुर्बानी आने वाले बाब में एक इल्मनाक अंजाम की तरफ बढ़ती है, एक सल्तनत का खून में डूब जाना। ये बाब उन वाक़यात को बयान करता है जो 1947 की तक़सीम के फ़ौरन बाद पेश आए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने वाले अवाम अचानक नफ़रत, खूनज़ेरी और तबाही की लहर में डूब गई। लेरी कोलिन से डोमिनिक लापेयर बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 का दिन खुशी, गानों और आतिशबाजी से शुरू हुआ, मगर ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक कायम न रह सकीं। अगले ही दिनों में पंजाब और बंगाल की ज़मीन पर खून बहना शुरू हो गया। इंसानियत की सबसे बड़ी हिजरत शुरू हुई। अंदाज़न 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हुए। लेकिन यह हिजरत अमन से न थी, बल्कि हर काफिले के साथ खौफनाक कत्ल व गारत की दास्तानें जुड़ गईं। पंजाब जो तकसीम के सबसे बड़े जख्म का शिकार हुआ, मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का सदियों से मुश्तरका मस्कन था। अब नई सरहद खींचने के बाद हर कम्युनिटी ने दूसरों को दुश्मन समझ लिया। सिख जंगजू काफिलों पर हमले करते, मुसलमान गाँव को जला देते और हिंदू इंतकाम में खून की नदियाँ बहाते। मसरफीन ने एक गांव की कहानी सुनाई जहां औरतें खून में कूदकर जान दे देती ताकि वो मुखालिफ के कबीले के हाथ ना आए। ये बाब सबसे ज़्यादा खौफनाक मंजर उनकी मौत की ट्रेनों का खींचता है। रेलवे स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन मुसाफिरों से भरी नहीं हुई थी, बल्कि अक्सर डब्बे में लाशों से भरी हुई थी। ट्रेन की खिड़कियों से खून बह रहा होता और कभी कभी एक भी मुसाफिर न मिलता। ये ट्रेनें तकसीम की सफाकी की अलामत बन गईं। सियासी मंजर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और भारत के वज़ीर दाखिला भाई पटेल के दरमियान सख्त बयानात का तबादला हुआ। हर फरीक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता कि वो फसादात को रोकने में नाकाम या नाअहल है। ये कशीदगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद जहर घोल रही थी। महात्मा गांधी जो अमन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, फसादात देखकर गहरे सदमे में थे। वो दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमलों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए।
ان کا پیغام واضح، آزادی کا مطلب نفرت نہیں محبت ہے۔ اگر ہم یہ نہ سیکھ پائے تو ہماری آزادی ایک دھوکہ ہے۔ تقریباً 1,40,00,000 لوگ دونوں ملکوں میں ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی، مگر ساتھ ہی سب سے خون زہر بھی۔ پنجاب اور بنگال کی سرزمین پر لاشیں بکھری ہوئی تھی، ان سے بھرے ہوئے تھے اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ باب کے آخر میں ایک افسوسناک منظر بیان کیا گیا ہے۔ ایک پاکستانی قافلہ واگا بارڈر سے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ لوگ سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہروں پر تھکن، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے سرحد پار کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری آزادی نہیں، یہ ہماری بربادی ہے۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کا جشن کتنا کڑوا ہو سکتا ہے جب انسانیت نفرت کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے۔ دوستو، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ صرف ایک تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ یہ ایک جذباتی سفر ہے۔ آزادی کی خوشبو، بٹوارے کا زہر، خوابوں کی تعبیر اور انسانیت کے زخموں کی کہانی۔ لیری کولنز اور ڈومنک لاپیر نے اس کتاب میں نہ صرف سیاسی فیصلوں اور لیڈروں کی حکمت عملی کو بیان کیا بلکہ عام انسان کی آنکھوں سے گزرتے ہوئے آنسوں، خوف اور قربانی کو بھی زندہ کر دیا۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کا ہر سورج قربانیوں کی رات کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح برے صغیر کے لاکھوں لوگ آزادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں، زمینوں اور اپنے بچھڑنے کا غم بھی جھیل رہے تھے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں گاندھی جی کے عدم تشدد کے فلسفے سے لے کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سیاسی حکمت عملی، جناح کی مضبوط عزم اور نہرو کے امیدوں تک ہر کردار اپنی پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سبق جو یہ کتاب دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کی اصل قیمت صرف زمین کا بٹوارا نہیں بلکہ دلوں کا جڑنا اور انسانیت کا زندہ رہنا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک آئینہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اس سے سبق سیکھیں اور آنے والی نسلوں کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت اور بھائی چارے کا ورثہ دیں۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، آزادی ایک نعمت ہے اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اسے امن، انصاف اور محبت کے ساتھ زندہ رکھیں۔